So now let us begin with the next chapter, that is composition levy. कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? कंपोजिशन स्कीम छोटे लोगों के लिए होती है, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, ओके, जिनका टर्नओवर कम है, तो कंप्लायंस भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, ओके। जीएसटी में आप लोग को मालूम है बहुत सारे कंप्लायंस है, 2A 2B मैच करो, ये वो करो, जो भी करना है, तो कंपोजिशन स्कीम वालों को कुछ नहीं करना, ओके। कंपोजिशन वालों को इतना सारा डिटेल्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता, ओके। सो क्या सभी को कंपोजिशन मिलेगा? आंसर इज नो, कंपोजिशन सभी को नहीं मिलेगा, समझ में? सो कंपोजिशन मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है नेचर ऑफ सप्लायर का। कौन सा क्राइटेरिया? नेचर ऑफ सप्लायर का, ओके। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज नेचर ऑफ सप्लायर क्राइटेरिया। अगर आप लोग कुछ इन एलिजिबल सप्लायर्स के क्राइटेरिया में नहीं आते, तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो, प्रोवाइडेड यू सेटिस्फाई सेकंड क्राइटेरिया, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। समझ में? सो पहले अपन सीखने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर सीखेंगे, लेकिन लॉजिकल प्रिजम्पशन है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो ही आप टर्नओवर चेक करेंगे, समझ में? ओके। सो व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट? ध्यान से सुनना। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ओके, इफ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर if your turnover was up to 1.5 CR in certain specific states, then you are eligible for composition in current year, okay. And if your turnover is up to 75 lakhs in certain states, okay, then you are eligible for composition scheme in current year. Which are those certain states? वो अपन चेक कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को क्या कोड याद रखना है? सुनामी। क्या याद रखेंगे? सुनामी। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 75 lakhs था इन द स्टेट्स ऑफ सुनामी, ओके, सुनाम है बेसिकली, सुनाम, then what is applicable? 75 lakh turnover is applicable, otherwise it is 1.5 CR, okay. Which are tsunami states? T stands for Tripura, Sikkim, Uttarakhand, Nagaland, Arunachal Pradesh, not Andhra Pradesh, and then 3M, that is Manipur, Meghalaya and Mizoram. Sunam, okay. So अगर सुनाम के स्टेट्स हैं, then that के 75 लाख टर्नओवर के अगर नीचे होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, देन करंट ईयर में आप लोग कंपोजिशन में आ सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं आ सकते, ठीक है। देन अप टू 1.5 सीआर, उसको छोड़ करके जो भी होगा दैट वुड बी अप टू 1.5 सीआर, समझ में? ओके। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर में अपने को क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना है, वो सुनो, ओके। सबसे पहला, पिछले साल के सारे टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करो, ठीक है। पिछले साल के सारे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करो। किसको ऐड करोगे? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, ओके। इन सिंपल वर्ड्स इनवर्ड सप्लाईज को ऐड नहीं करना, ओके। चाहे आरसीएम में पे किया हो, एफसीएम में पे किया हो, इनवर्ड सप्लाईज आर नॉट टू बी एडेड, ओके। ऑब्वियसली सेल्स टू बी एडेड, समझ में? सेल्स ऐड करना है, तो परचेस को तो ऐड करने का मतलब ही नहीं बनता है। सो इनवर्ड आरसीएम को आपको ऐड नहीं करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी ऐड करना है। सुना ध्यान से, पिछले साल के एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी ऐड करना है, लेकिन आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज में इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर जो एग्जेम्प्ट है उसको ऐड नहीं करना है। पिछले साल जो भी आपने एक्सपोर्ट्स किया होगा उसको ऐड करना है। करंट ईयर में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पिछले साल किया होगा उसको ऐड करेंगे, या फिर आपने आपकी ही ब्रांच को इंटरस्टेट सप्लाई किया था वो भी ऐड करेंगे। टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस, जितने भी इंडिया में आपके टर्नओवर है सभी को ऐड करो, नॉट जस्ट महाराष्ट्र, सभी को ऐड करेंगे, ओके। क्या क्या ऐड करेंगे? सारे टैक्सेबल सप्लाईज, ओके, एक्सेप्ट इनवर्ड आरसीएम, सारे एग्जेम्प्ट सप्लाईज एक्सेप्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्टेड सप्लाईज, ओके। अब क्वेश्चन हमेशा दो आते हैं आपके दिमाग में कि एक्सपोर्ट इज इंटरेस्टेड सप्लाई, तो हम यहाँ पर क्यों ऐड कर रहे हैं? कंपोजिशन पर्सन इज इनएलिजिबल टू डू इंटरेस्टेड सप्लाई, व्हाई वी आर एडिंग? आंसर इज बिकॉज इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर। ये हम लोग पिछले साल का देख रहे हैं, पिछले साल तो किया होगा ना, नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन होगा, पिछले साल किया होगा, ओके। तो अपने को पिछले साल का टर्नओवर यहाँ पर ऐड करना होगा, समझ में? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10, फर्स्ट सप्लाईज आर टू बी इंक्लूडेड, ओके। इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बाद में करूंगा। फर्स्ट सप्लाईज क्या होता है? 1 अप्रैल से, दैट इज फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर के जब तक आपका लायबिलिटी टू रजिस्टर नहीं आ जाता तब तक के टर्नओवर को कहा जाता है फर्स्ट सप्लाईज। फर्स्ट सप्लाईज को आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ये अपन बाद में देखेंगे डिटेल में, ओके। अभी के लिए भूल जाओ। क्या ऐड नहीं करना? एकदम सिंपल चीज है, आप लोग को टैक्स ऐड नहीं करना है, एंड
आपको इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर ऐड नहीं करना, समझ में। सो हियर वी कंप्लीट विथ एग्रीगेट टर्नओवर कॉन्सेप्ट। ओके, अब अपन बात करते हैं कौन इन एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नंबर 1, सप्लायर ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है या फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहा है, देन इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल हो जाएगा। ओके, इंटरसेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो एंड आप लोग क्या करना चाहते हो, इंटरसेट सप्लाई, तो आप लोग नहीं आ सकते यहाँ पर। ओके, एक्सपोर्ट इज इंटरसेट सप्लाई, सप्लाई टू एसिड इज इंटरसेट सप्लाई, एंड इफ यू वांट टू इफेक्ट दिस टू ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। अगर आपने ऐसे ईसीओ से गुड्स या फिर सर्विसेज बेचा है जो टीसीएस कलेक्ट करने वाला है आप लोगों से, तो आप लोग कंपोजिशन में नहीं आ सकते। ओके, नेक्स्ट इज इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स नॉट ट्रेडर्स। ओके, टीपा, टीपा इज इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर। कौन है टीपा? टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। ओके, टीपा के मैन्युफैक्चरर नहीं आ सकते, ट्रेडर आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस छोड़ करके दूसरा कोई भी सिर्फ सर्विस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, एंड आई वांट टू रजिस्टर फॉर कंपोजिशन स्कीम, आई कैन नॉट। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अदर देन रेस्टोरेंट करना चाहता हूँ। ओके, इफ आई वांट टू डू अदर देन रेस्टोरेंट देन आई कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, उसके लिए मेरे पास प्रिजम्पटिव स्कीम है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल सर्विसेज का। ओके, नॉमिनल सर्विसेज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल यू आर एलिजिबल कंपोजिशन सप्लायर, ओके, and you want to supply some services which are other than restaurant. For example, you are retailer and you want to provide after sale service. तो आप लोग कितना दे सकते हो? आंसर इज पिछले साल के टर्नओवर इन स्टेट के, ध्यान से सुनना, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, पिछले साल के टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उतना ही दे सकते हो। क्या बोला मैंने? इफ यू आर एलिजिबल कंपोजिशन सप्लायर, आपको उसके साथ साथ कुछ सर्विस देना है। ओके, सो आप कितना दे सकते हो? पिछले साल के टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 लाख विच इज हायर तक ही दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। समझ में आया? एंड इस टर्नओवर इन स्टेट में आप लोग को अगेन इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर ऐड नहीं करना है। ओके, एंड इफ यू आर सीटीपी एनआरटीपी यू कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। इज दैट क्लियर? सो इतने लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अभी कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है वो समझते हैं। ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? अगर हम रेट ऑफ टैक्स की बात करें, सो ये रेट ऑफ टैक्स जो है ये आउटवर्ड के ऊपर है। ध्यान से सुनना, दिस रेट ऑफ टैक्स आर ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, नॉट फॉर आरसीएम सर्विसेज टेकन। ठीक है, ये दिमाग में बिठा दो, इट इज आउटवर्ड सप्लाई का रेट्स। यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली इट इज अदर देन टीपा, रेस्टोरेंट एंड अदर सप्लायर। मैन्युफैक्चरर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन टर्नओवर इन स्टेट, ओके, ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट at the rate of 0.5% CGST, 0.5% SGST. Okay, 0.5% of total turnover. टोटल मतलब exempt plus taxable दोनों के ऊपर। But this exempt would not include interest discount turnover. Come on, वापस से एक बार, इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ऑब्वियसली अदर देन टीपा, ओके, तो आप लोग को टैक्स क्या रेट पे करना है? 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल मतलब exempt प्लस टैक्सेबल, एंड exempt वुड एक्सक्लूड इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर। समझ में? एग्जाम में आप लोग को इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर नहीं लेना, इसको एक्सक्लूड करना। क्लियर है? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। और अगर आप लोग रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, इफ यू आर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, देन 2.5% सीजीएसटी, दैट इज ऑफ टोटल टर्नओवर, अगेन सेम। ओके, यहाँ पर बेस सेम रहेगा, इट मींस exempt प्लस टैक्सेबल, and exempt would exclude interest and discount turnover. समझ में? 2.5%, 2.5% done. And if you are trader, if at all you are trader, then you have to pay tax at the rate of 0.5% on taxable turnover. On taxable turnover किस पे पे करना? टैक्सेबल टर्नओवर पर पे करना होगा। समझ में आया? अगर आरसीएम का सर्विसेज आपने लिया है तो आप लोग को जो भी नॉर्मल रेट होगा, दैट इज 18%, 12%, जो भी आरसीएम का रेट रहेगा उसके ऊपर पे करना। सो आरसीएम सर्विसेज के लेने पर आपको ये कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, डन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सप्लाईज का मीनिंग क्या होता है। ओके, फर्स्ट सप्लाईज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ इसको।
ओके, फर्स्ट सप्लाईज, फर्स्ट सप्लाईज मतलब 1 अप्रैल से लेकर के लायबिलिटी टू रजिस्टर, लायबिलिटी टू रजिस्टर यहां तक का जो भी टर्नओवर होगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट सप्लाईज। समझ में आया? मान के चलो मेरा बिजनेस था, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। ओके, 1 अप्रैल से मैंने टर्नओवर चालू किया एंड 30 सितंबर तक आई रीच्ड अप टू 20 lakhs, अप टू 20 lakhs, आई रीच्ड अप टू 20 lakhs। ओके, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन लेना, ये वो तो बात पक्की है, दो ऑप्शन है, या तो कंपोजिशन या तो नॉर्मल, या तो कंपोजिशन या तो नॉर्मल। अगर कंपोजिशन में लेना है तो यहाँ पर मैं कितना टर्नओवर कर सकता हूँ, 1.5 कर सकता हूँ या फिर 1.3 कर सकता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो 1.5 का जो लिमिट है उसमें हम 20 लाख को इंक्लूड करेंगे। इट मींस आप सिर्फ 1.3, सॉरी यहाँ पर सीआर है, 1.3 सीआर कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? इसको इंक्लूड किया, इसके लिए अपना थ्रेशोल्ड कम हो गया। समझ? ओके, अगर हम पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें, पेमेंट ऑफ टैक्स, आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो गए, आपने 1.3 सीआर का टर्नओवर किया, सो अभी टैक्स आपको 1.5 पर पे करना है या 1.3 पर? आंसर इज 1.3 पर। सो फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन first supply is to be included, for the purpose of payment of tax first supply is to be excluded। आया समझ में? डन। चलो यहाँ पर अपना फर्स्ट सप्लाई का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रिजम्पटिव लेवी का, दैट इज फॉर सर्विस सप्लाई। ओके, जो लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। अगर आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर अगेन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर इज अप टू ₹50 लाख, देन करंट ईयर यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या रेट ऑफ टैक्स रहेगा? 6%, दैट इज 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, नॉट टोटल टर्नओवर। आपके मॉड्यूल में टोटल टर्नओवर दिया हुआ है जो गलत है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर? टैक्सेबल टर्नओवर। ओके, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम्स, ठीक है, कौन यहाँ पर आ सकता है? अगर आपको कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल है तो आपको वहीं पर जाना है, अगर कंपोजिशन स्कीम आपको एलिजिबल नहीं है तो ही आप प्रिजम्पटिव में आना। ओके, इफ यू आर एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम बट यू नॉट ऑप्टेड, तो भी यहाँ पर आपको नहीं आना है। ओके, if at all you are ineligible for composition scheme then you can check the criteria of presumptive scheme। okay, presumptive scheme का भी कुछ क्राइटेरिया। अभी आप लोग बोलोगे कि कंपोजिशन स्कीम का जो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिस्ट है उसको उठा के डाल दो इधर, नहीं, वो लिस्ट यहाँ पर भी है। ओके, सो दिस पर्सन आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन एज वेल एज प्रिजम्पटिव। कौन है ये लोग? नॉन टैक्सेबल गुड सर्विस बेचने वाले, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस करने वाले, ईसीओ से गुड सर्विसेज बेचने वाले, जो टीसीएस कलेक्ट करने वाला ईसीओ, टीपा के सप्लायर्स एंड सीटीपी एनआरटीपी। ठीक है, जो वहां पर था वही यहाँ पर है। समझ में? सो वो अगर वहां पर इनएलिजिबल है तो यहाँ पर आने का भी नहीं। समझा? उसके अलावा बाकी लोग आ सकते हैं। ओके, हियर वी कंप्लीट विद प्रिजम्पटिव स्कीम। नेक्स्ट कुछ रूल्स एंड सेक्शन देख लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको जाना है तो आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन देना पड़ेगा। ओके, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, आप नॉर्मल में थे तो जो भी आईटीसी आपके पास था उसको आप रिवर्स करो। कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी होगा वो अपन आईटीसी के चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से रिवर्स करेंगे। जो भी स्टॉक का डिटेल्स होगा आपको 90 दिन के अंदर अंदर देना होगा। समझ में आया? अब कुछ कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस है। कंपोजिशन पर्सन जो होता है वो सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। जो दिन आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो उस दिन आपके पास स्टॉक में इंटरसेट परचेस से जो भी गुड्स होगा वो नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अगर है तो आप उसके ऊपर टैक्स पे कर लो 9(4) में इफ इट इज एप्लीकेबल। ओके, देन स्टॉक इज नॉट टू बी परचेस। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉर आरसीएम। ओके, अगर आप आरसीएम का सर्विस लेते हो नॉर्मल टैक्स लगेगा। आपको टीपा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, पिछले साल भी, पिछले साल आपको टीपा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो ही आप करंट ईयर में आ सकते हो। कंपोजिशन पर्सन को अपने एंट्रेंस पर क्या लिखना होगा? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ओके, एंड उसके हर बिल पर क्या लिखना है? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। ओके, एंड नो नीड टू फाइल द फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? अगर आप लोग कंपोजिशन स्कीम में हो तो यू आर इन कंपोजिशन स्कीम टिल व्हेन यू आर फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस। ओके, अगर एक बार आपने कंडीशंस को वायलेट कर दिया यू वुड बी आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं चाहिए उसको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर ऑफिसर चाहे तो वो नोटिस इशू कर सकता है, उसका रिप्लाई हमको 15 दिन के अंदर करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर फर्निशिंग द स्टॉक डिटेल्स विद इन 30 डेज ऑफ विड्रॉल ऑप्शन। अगर आप विड्रॉल ऑप्शन कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो आप लोग को क्या करना होगा? 30 डेज में स्टॉक का डिटेल दो, जो भी आपको आईटीसी रिवर्स करना है वो। ओके, एंड यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है
कि अगर आप लोग कुछ भी कंडीशंस वायलेट करते हो, ओके, देन आप लोग डीम्ड माने जाओगे कि आप विड्रॉ हो चुके हो. द रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम विद इन 7 days ऑफ नॉन कंप्लायंस. अगर आपका इंटरेस्टेड सप्लाई कुछ भी आपने ऐसा कंडीशन कर दिया कि आप लोग इनएलिजिबल होने वाले हो, देन इन दैट केस क्या करना होगा आपको, 7 days के अंदर आपको एप्लीकेशन करना ही होगा. Intimation of withdrawal at one place should be deemed to be application for other places. Okay. अगर कैंसिलेशन ऑफिसर कर रहा है तो वो पेनल्टीज वगैरह सेक्शन 73 74 का लगा सकता है. अदर प्रोविजंस, अगर करंट ईयर में आप लोग का टर्नओवर यहाँ पर 50 लाख नहीं, यहाँ पर अगर 75 लाख क्रॉस हो गया या फिर 1.5 सीआर क्रॉस हो गया या फिर 50 लाख क्रॉस हो गया रिस्पेक्टिव स्कीम्स के हिसाब से, तो आप लोग को कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल में आना पड़ेगा. ओके. कंपोजिशन पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट, नीदर ही कैन अवेल आईटीसी. ओके. एंड अगर आपने गलत कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर ली है, मतलब आप इनएलिजिबल थे फिर भी कर ली, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो स्कीम से आपको पहले तो निकाल देगा एंड सेक्शन 73 74 का नोटिस इशू करेगा. कंपोजिशन स्कीम वाले को पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना होता है, क्वार्टरली करना होता है. ओके. दैट इज 18th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ ऑफ क्वार्टर. मतलब अप्रैल टू जून होगा तो जुलाई 18, जून टू सितंबर होगा तो अक्टूबर 18 एंड सो ऑन. एंड जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है, दैट इज एनुअली, दैट इज पूरा साल खत्म होने के बाद 30th अप्रैल जो आएगा अगले साल का, वहां पर आपको क्या फाइल करना होगा, जीएसटीआर 4. समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विथ कंपोजिशन स्कीम.